क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। देखिए, आज से हम लोग चालू कर रहे हैं डेली करंट अफेयर। आज मतलब 15 नवंबर, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेगा। और हमारा अपना और आपका अपना टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक यहाँ पे भी दे रखा है और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ये जो वीडियो आप जहाँ पे देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल, इसका भी लिंक यहाँ पर दे रखा है, आपको मिल जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक। और इन सब के बाद भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी रहती है कि सर कोई कोर्स चालू होगा या फिर करंट अफेयर कैसे कैसे क्या कब मिलेगा, किसी भी तरीके से स्टडी से संबंधित क्वेरी है तो प्लीज़ कॉल करिएगा, अदरवाइज तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। नंबर है 9650347272, ठीक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको चेंज मिलेंगी, ठीक। कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस जो है ये आपका अपना चैनल है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें हमारा डिस्कशन ग्रुप, जो ये टेलीग्राम चैनल है ना, ये तो चैनल है, इसका में ही आपको डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा। उसमें आप लोग ज्वाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाइए, बताइए क्या चीज़ आप लोग को चाहिए, ठीक। जैसे अभी यूपीएससी का मेंस आ रहा है, यूपीपीसीएस का मेंस आ रहा है, तो उसके हिसाब से क्या चाहिए, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, वॉट कोई आप लोग बिल्कुल शुरुआत तैयारी करना चाहते हैं 2022 की, तो आप लोग को प्लानिंग, पर्सनल गाइडेंस कैसे क्या चाहिए, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक। तो ये वाला चैनल तो ज्वाइन करिए, इसका डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ सकते हैं ये, ठीक है ना। और वैसे भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है वो ऐसे है, आपका ये समझ लो कि मेंस का सिलेबस ये है और प्रीलिम्स का सिलेबस ये है, ये मेंस का सिलेबस है, ठीक। और इसके बाद ये प्रीलिम्स में बहुत ही ब्रॉड टर्म्स दे रखे हैं, आउट ऑफ द वे भी जाके वो कई सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। इस बार यूपीएससी ने जैसे जो है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लिए, जो कि नहीं पूछ रहा था कई सालों से, ठीक। मुझे तो लगता है 1 दशक के बाद उसने क्वेश्चन पूछा है स्पोर्ट्स से संबंधित। तो मेंस का जो सिलेबस है उसको आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक। उसमें काफ़ी निर्दिष्ट तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से दे रखा है कि सिलेबस क्या है, ठीक। तो जैसे जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3 है, जीएस पेपर 4 है एथिक्स वाला, तो उसमें आपको ज़्यादा जो है स्पेसिफिक पढ़ाई करने को मिलता है। और मेंस के सिलेबस के टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करनी, ना कि कोई एक बुक उठाई और पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ना है, ठीक। आज ये चालू हो रहा है, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो नए हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ में उनके लिए। तो देखिए, उसी हिसाब से टॉपिक्स का मैंने विभाजन यहाँ पे वर्गीकरण किया है। जीएस पेपर 1 में ये दो क्वेश्चंस हैं, ये आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आर्ट एंड कल्चर संबंधित है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। और करंट अफेयर, अब हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि खाली हिस्ट्री वाली बुक जो है, करंट अफेयर से भी लिंक करके पढ़िए। तो रानी कमलापति और देव सहायम, ठीक, ये दो हमारी न्यूज में है, इनको देखेंगे विस्तार से। कित्तूर कर्नाटक, ये ज्योग्राफी। और जीएस पेपर 1 का ही एक टॉपिक है रीजनलिज्म, ठीक। तो जो है उसको भी ये मतलब डिनोट करता है, उसको भी, उससे भी रिलेटेड है कित्तूर कर्नाटका। और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था 1956 में, ठीक, जिसके फजल अली क्या थे बताइए कमेंट करके, तो वो जो है आपका इससे संबंधित है। आपका जो आगे के टॉपिक्स हैं जीएस पेपर 2 से संबंधित, जनरल स्टडीज पेपर 2 से संबंधित, इंटरनेशनल रिलेशन से और सोशल जस्टिस से, ये वाला फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जबरन विस्थापित व्यक्ति, और काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, इसमें दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से अमेरिका जो है बताता है कि हमसे, हमारे दोस्त जो हमारे दुश्मन है उनसे भी ना मिलो, अगर तुम उनसे मिल रहे हो तो तुम हमारे दुश्मन बन जाओगे। ये चीज है, इनका अपना एक्ट है, ये यूएन का एक्ट नहीं है। पूरी चीज देखेंगे। गढ़चिरौली, अब ये देखिए जीएस पेपर 3 से यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5, जीएस पेपर 3 काफी डाइवर्स है, तो उसमें 5 टॉपिक तो खाली जीएस पेपर 3 से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें से यूपीपीसीएस के लिए भी एक टॉपिक हम लोग यहां पर आज पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जो है नक्सलों को मारा गया है, सिक्योरिटी इश्यू से संबंधित है। साइंस से संबंधित देखिए, यहां पे जो है साइंस संबंधित, स्पेस साइंस से संबंधित जो है 2 यहां पे टॉपिक हैं करंट अफेयर में। M87, इसका क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा तो पूरा देखना पड़ेगा वीडियो। और आखिरी में कई सारे अनाउंसमेंट में करूंगा, उनको भी आपको देखना है, ठीक। डार्ट मिशन, अब ये डार्ट मिशन भी स्पेस साइंस संबंधित है, इसको देखना है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल गलियारा या फिर कॉरिडोर, ठीक। और भैया लैंड रेसेस ये एग्रीकल्चर, यूपीएससी का हॉट टॉपिक है भैया, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछ रहा है इधर। तो जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर जो है, इकोनॉमी वाला, लैंड रेसेस, ये क्या चीज है,
इसको जिनको मतलब मिला है, एक पद्मश्री मिला है एक महिला को, उन्होंने लैंड रेसेस को बचाया है, एग्रीकल्चर संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला जो हमारा है, देखिए इसमें मैंने ये भी कर रखा है, यानी पीडीएफ में अभी तो दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे ही, लेकिन ये पीडीएफ के बहुत ही माइन्यूट से, बहुत ही मिनिमल चार्जेस रहेगा। ठीक, आगे रहेगा तो बाद में मत कहिएगा पहले फ्री देते थे अब चार्ज कर दिया, नहीं। अभी मैं उसको इंस्टा मोजो पे वो चालू करने वाला हूं मैं, तो उस पर रहेगा, बहुत ही मिनिमल रहेगा, 5-6 रुपए रहेगा खाली। ठीक, तो आप लोग उसको ले सकते हो। और अगर आप लोग को ये 5-6 रुपए में नहीं लेना है, आपको जैसे आज का पसंद है तो आप आज का ले लीजिए। अगर आपको महीने भर का लेना है, ठीक, तो आपको 101 रुपए लगेगा, 101 रुपए। अदरवाइज अगर आप रोज लेंगे तो आपको 150 रुपए लगेगा। तो ऑप्शन आपके पास रहेगा, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा किस तरीके से आप लोग को जो है। इसमें देखिए जनरल स्टडीज पेपर 1 का है, आर्ट एंड कल्चर संबंधित है, पूरा वर्गीकरण करके है, ताकि आगे आपको अगर जब रिवाइज करना हो तब आपको आसानी हो। जैसे जीएस पेपर 1 पहले आएगा, ये नहीं है कि जम्बल्ड करके दे दिया ऊपर नीचे। जीएस पेपर 1 देखिए दूसरा है, फिर जीएस पेपर 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक, और जहां पे भी केस स्टडी कुछ 4 वाली संबंधित होगी वो भी मैं यहां पर आपको टाइम टू टाइम कराता रहूंगा। ठीक है भाई साहब, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए रानी कमलापति, अब यहां पे देखिए सिंपल बिल्कुल हम लोग जो है उस पर जाएंगे। हम वैसे नहीं करेंगे कि एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, हम यहां पर जो मेन मेन चीजें वो आपको बताते जाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। वो पढ़ने वाले बहुत है यूट्यूब पे, उनसे उनके पास अगर आपको जाना है तो आप जाके आइएगा वापस, आपको मतलब डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखिए अभी क्या हुआ, रानी कमलापति जी से जो है एक न्यूज आई है। क्यों आई है? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, ठीक, उसका नाम बदल दिया गया है। और गोंड एक कम्युनिटी है, जनजातीय कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है। उसकी ही एक पहले रानी कमलापति जी थी, उनके ही नाम पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर नाम अब रानी कमलापति जो है रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। याद आ गया? कहां पर? समझ में आ गया? मध्य प्रदेश में। ठीक, ये कहा जाता है। अब देखिए ये कंटेक्स्ट था, जो संदर्भ था आपका, और अब आपका आ गया टिप्पणी यानी कि नोट्स। नोट्स क्या है कि भैया ये माना जाता है कि वो लास्ट हिंदू क्वीन थी भोपाल की, और कुछ लोग का ये भी कहना है कि जो गोंड रूलर थे निजाम शाह, ठीक, जो कि चीफ थे गिन्नौरगढ़ के, उनकी पत्नी थी। ये कई लोग का उनकी पत्नी थी और उनकी विधवा है ये। ठीक, 1905 में इस रेलवे स्टेशन जिसका नाम अभी हबीब था, 1905 में इसका नाम शाहपुर रखा गया। ठीक, शाहपुरा एक लेक भी है भोपाल में। अच्छा, भोपाल को सिटी ऑफ क्या बोला जाता है बताइए? पहला कमेंट आप लोग से आज पूछ रहा हूं, ठीक, कमेंट जरूर करिए, बिल्कुल इंटरेक्टिव, साथ में पढ़ना है, ठीक है ना। आज टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा एक मैं नया इनिशिएटिव, वो वहीं पे टेलीग्राम में बताऊंगा, जो है वो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव, आपको साथ में बैठ के साथ में जोड़कर डेली कैसे क्या पढ़ना उसको बता, मतलब हम लोग करेंगे कुछ इस तरीके का इंतजाम, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। ठीक है, तो भोपाल को सिटी ऑफ क्या बोलते हैं, ठीक, बताइएगा। तो शाहपुरा लेक भी तो शाहपुर नाम से इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया था। फिर उसके बाद जब रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा था, उसको फैलाव किया जा रहा था, तब जमीन की जरूरत पड़ी, तो वहां पे एक हबीब मियां थे, उन्होंने मुफ्त में जमीन दी और उन्हीं के नाम पर 1979 में आपका 1979 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया था। ठीक, अब जो मेन चीज है यहां पे पृष्ठभूमि का ज्ञान जो ले लेते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज। गोंड कम्युनिटी भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समूह है, सबसे अधिक इसकी आबादी है, करीबन 1.2 करोड़ जनसंख्या है इसकी। ये मेनली जो है कहां रहते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में। और ये देखा गया कि जो अभी वर्तमान में केंद्र में जो जिसकी गवर्नमेंट है, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहा था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जहां पर आरक्षित सीटें यानी कि रिजर्व सीट्स थी आपका ट्राइबल वाली। ठीक, तो इसलिए थोड़ा बहुत नेमिंग, ये रीनेमिंग वाला बड़ा चलन चल रहा है, हर जगह जो है नाम बदलाव जो है वो किया जाता है। तो मतलब ये कितना मतलब जमीनी तौर पे कितना ये बढ़िया है बताइए। ठीक, और आज 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस भी है। जनजातीय गौरव दिवस कब होता है? इंपॉर्टेंट डे 15 नवंबर को। और आज भोपाल में हमारे प्रधानमंत्री जी गए भी हैं, जहां पर ये
इनको जो है एक मतलब एक समारोह है वहाँ पे उसको संबोधित कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी से संबंधित है ये जनजातीय गौरव दिवस। ठीक, बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी वाले जो लोग हमारे छात्र हैं जो देख रहे हैं उनको मालूम है बिरसा मुंडा को अलग से जो है रखा गया है मेंस के सिलेबस में। संथाल अपराइजिंग, बिरसा मुंडा, ये सारे। ठीक, हमारा जो दूसरा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 से, आर्ट एंड कल्चर से, पर्सनालिटी वाले से ही संबंधित है, यह है देव सहायम। अब यहां पर क्या है कि तमिलनाडु के एक व्यक्ति थे। तमिलनाडु में जैसे आप तमिलनाडु ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के जो डिस्ट्रिक्ट में जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था देव सहायम पिल्लई। इन्होंने क्या है कि क्रिश्चियनिटी अपना ली थी, कन्वर्ट हो गए थे, क्रिश्चियन बन गए थे, ये हिंदू थे। ठीक, और कब हुए थे? 18वीं सेंचुरी में हुए थे। 1745 में इन्होंने अपना नाम रख लिया था लजारस। ठीक, लजारस नाम रख लिया था और जो है इन्होंने धर्म को बदल लिया था, क्रिश्चियन हो गए थे। अब 2020 में ये जो है और ये कहा गया है कि भैया वेटिकन जो आपका एक तरीके से क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, कट्टरवाद जो क्रिश्चियनिटी वाले होते हैं, क्रिश्चियनिटी भी आप लोगों को पता होगा शायद अगर आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हुए कि क्रिश्चियनिटी भी 13वीं सेंचुरी में जब रेनेसा हुआ था, जिसका लिटरल मीनिंग रिबर्थ होता है, तो क्रिश्चियनिटी में इंटरनल रिफॉर्मेशन हुआ था, मतलब आंतरिक सुधार हुआ और ये दो में विभाजित हो गई थी। एक थे ऑर्थोडॉक्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट ने जो भी रीति रिवाज चल रहे थे उनमें उन्होंने लगा ठीक नहीं है, रैशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तो उन्होंने उसका विरोध किया और फिर प्रोटेस्टेंट में चले गए, मतलब वो अलग उन्होंने अपना बना लिया। ऑर्थोडॉक्स जो है बहुत ही कट्टरवादी, बिल्कुल जो बाइबल में लिखा है वही पत्थर की लकीर है उस तरीके से, तो उसकी जो कैपिटल है वो है वेटिकन। ये एक कंट्री है आपका इटली के जो है बॉर्डर्स के अंदर में ही आती है। ठीक, कंट्री है लेकिन अलग। वेटिकन में वहां पे इनको अब जो है हिंदू मैन जो थे देव सहायम, इनको सेंट की यानी कि संत घोषित कर दिया जाएगा 15 मई 2022 में। ठीक, तो ये चीज है। और इन्होंने ये बताया यहाँ पर यहाँ पे जो क्रिश्चियंस जो है उन्होंने बताया कि इनको काफी कठिनाई हुई जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी ज्वाइन कर, क्रिश्चियन बन गए ये 1745 में। उसके बाद कठोर उत्पीड़न हुआ, कारावास हुआ, फिर फाइनली इनकी मृत्यु भी हो गई थी, इतने मतलब परिणाम स्वरूप इतने कारावास इन सब के चक्कर में 1752 में हत्या हो गई थी। ठीक, तो 23 अप्रैल जो है 1712 को जो है तमिलनाडु में कन्याकुमारी में इनका जो है जन्म हुआ था। और उस समय हमें क्या पढ़ना है, उस समय त्रावणकोर, अभी मैं होमवर्क दूंगा इसके नीचे, त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा के दरबार में सेवा करते थे भाई साहब देव सहायम। ठीक, वहां पे इनकी मुलाकात एक डच नौसैनिक कमांडर से हुई जिसने कि इनको जो है कैथोलिक धर्म के बारे में सिखाया और फिर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया 1745 में, लाजन नाम से कर लिया था, और जिसका अर्थ होता है भगवान मेरी मदद है। लजारस का मतलब है गॉड इज माई हेल्प। और उसके बाद काफी इनको दिक्कतें हुई और फाइनली अभी फरवरी 2020 में वेटिकन ने उन्हें संत की उपाधि के लिए मंजूरी दे दी थी, क्योंकि बीच में कोरोना होना हो गया। तो अब 15 मई आपका कौन सी डेट है, 15 मई 2022 में इनको संत की उपाधि दे दिया गया। अब देखो ये थी न्यूज, लेकिन हमें ये जनरल रीडर की तरीके से नहीं पढ़ना है, हमें एक एस्पिरेंट की तरीके से पढ़ना है। प्रतिस्पर्धी जो परीक्षाएं हैं उनको क्लियर करने के लिए पढ़ना है। तो हमें इससे संबंधित इसको जो है क्या क्या होमवर्क करना चाहिए। एक तो तमिलनाडु की मैपिंग करो। ठीक, देखो कौन से जो है नदियां जा रही हैं, अब की बार काफी क्वेश्चंस आए। ठीक, आए कि नहीं आए, रिवर बेसिन से, उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, सहायक नदियां कौन सी हैं, ये सब देखो मैपिंग करनी है तमिलनाडु की। और दूसरा मेडिवल हिस्ट्री खोलो सतीश चंद्रा के एनसीईआरटी यार। ठीक, पूरी बुक लिस्ट का क्या चाहिए सब कुछ प्लान टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, भैया ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। मेडिवल हिस्ट्री खोलो और त्रावणकोर को पढ़ो। ठीक, उसके बाद पढ़ो मार्टन वर्मा कौन उसके जो है फाउंडर थे, कौन आखिरी में था, किससे लड़ाई हुई, कहां पे स्थित थे, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से अगला जो टॉपिक है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 से है इंडियन सोसाइटी, रीजनलिज्म और ज्योग्राफी संबंधित है किट्टूर कर्नाटक। ठीक, रीनेमिंग यहां पे भी भाई साहब चल रही है, ऐसा नहीं है कि देश के एक ही हिस्से में चल रहा है। किट्टूर कर्नाटक, कर्नाटक में भी ये जो एरिया है ये कर्नाटक का पूरा मैप है। इसमें जो महाराष्ट्र से जो लगा हुआ एरिया है, इस एरिया का नाम चेंज करके अभी किट्टूर कर्नाटक कर दिया गया है। आप लोगों को पहले बता दूं, जब स्टेट
रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 में, उससे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, इधर महाराष्ट्र भी ले लो, ये दोनों मिला के एक हुआ करते थे। इसका नाम होता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और लेकिन बाद में जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आ गया एक्ट, इसके आने के बाद ये फिर डिमांड उठने लगी कि भैया हम तो कन्नड़ स्पीकिंग है और ये मराठी स्पीकिंग है एरिया है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब पहले ही हुआ था ये, तो हम लोग को एक साथ क्यों कर दिया, हम लोग को अलग अलग करो। और फिर कर्नाटक बाद में हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है बॉर्डर एरियाज में विवाद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्स, कोई मराठी बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो वहाँ पर जैसे महाराष्ट्र ही कहता है कि यहाँ पर कुछ गांव हैं भैया, वो गांव जो है वो महाराष्ट्र में आते हैं, वहाँ वो गांव जो है आपके डिस्ट्रिक्ट जैसे बेलागवी है, ठीक। तो ये विवाद चलता रहता है। महाराष्ट्र जो है अपना क्लेम करता रहता है कि भैया ये हमारा है, लेकिन जो कन्नड़ स्पीकिंग वो भैया थोड़ा ना देने देंगे अपनी जगह। तो खैर अब जो है किट्टूर कर्नाटका इस एरिया का नाम कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे हैदराबाद से और कर्नाटका के बॉर्डर वाला जो एरिया था उसको भी रिनेम किया था कर्नाटका ने। उसका क्या नाम रखा था, कल्याण कर्नाटका, ठीक, कल्याण कर्नाटका। तो अभी यहाँ पे नेम जो ये जो एरिया है इसको चेंज कर दिया गया। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो देख लेते हैं। मुंबई कर्नाटका वाले रीजन का नाम किट्टूर कर्नाटका, रीजन्स का नाम है उत्तर कन्नड़, ये सब जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट बेलागवी, धारवाड़, विजयपुरा, बागलकोट, गडग और हावेरी, ठीक। तो इन जगहों का नाम जो जो डिस्ट्रिक्ट थे उनका जो है समूह को पूरे जो है किट्टूर कर्नाटका नाम दे दिया गया है, ठीक। यहाँ पे प्रो कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन थे, वो कह रहे थे भैया जो है इसका नाम चेंज करना चाहिए। हालांकि जो महाराष्ट्र है वो कहता है कि 7,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जगह है कर्नाटका के बॉर्डर पे वो हमारी है। और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बेलागवी, उत्तर कन्नड़, अभी जिसका नाम भी ऊपर आपने देखा, बिदार, गुलबर्गा टाउन भी हैं कुछ, बेलागवी, कारवाड़, निप्पानी, ठीक। तो ये सारे जो है इस पे कहते हैं कि भैया ये हमारे हैं, कब्जा करना चाहता है ये महाराष्ट्र इस पे, ठीक। हालांकि जो तत्कालीन यानी कि अर्स्टवाइल जो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मल्टीलिंगुअल, मतलब कई सारे यहाँ पे बोलियां थी, कन्नड़ और मराठी तो थी ही थी। तो प्रेजेंट डे के जो कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि विजयपुर, बेलागवी, धारवाड़, उत्तराखंड, ये जो है इंक्लूड कर दिए गए थे कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में। किसने किया था भाई साहब, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 1956 वाला, उसने बेलागवी और 10 तालुका जो बॉम्बे प्रेसिडेंट स्टेट के थे वो मैसूर स्टेट में जोड़ दिए थे, जिसका आज नाम कर्नाटका है, ठीक। तो जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, उसके बाद जब इतने थोड़े ना स्टेट थे, इतने स्टेट और यूनियन टेरिटरी इतने आज हैं, तब कम थे, ठीक। तो इसी को आपको देखो, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यार याद नहीं आ रहा कितने थे क्या नहीं थे, तो भाई साहब इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपके लिए, होमवर्क, ठीक। ये वाली जो ग्रे एरिया होते हैं ना, ग्रे एरिया नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जामों में काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज, ठीक। तब तो आप छोड़ दो कि नेगेटिव नहीं होगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका नेगेटिव हुआ तो आपके 2.66 मार्क्स कटते हैं, ना कि जो है सिर्फ 66, समझ में आया, 0.66। तो ये चीज़ है। तो आपको क्या करना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो चैप्टर है पॉलिटी के, लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को आज पढ़ना है, ठीक। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम का हमारा डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आके आप पूछ सकते हैं। अब जो नेम है किट्टूर, ये एक हिस्टोरिकल तालुक है नदन, कर्नाटका बेलागवी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, जो कि रूल किसके द्वारा किया गया था। देखो हिस्ट्री का एंगल भी है इसमें, रानी चेन्नम्मा ने किया था 1778 से 1829 तक। तो उनके नाम पर ही जो किट्टूर रानी चेन्नम्मा थी, उन्होंने जो है लड़ाई भी लड़ी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। 40 साल पहले रानी झांसी जब लड़ी थी, उससे भी 40 साल पहले, ठीक है, रानी चेन्नम्मा जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक। तो वहीं की जो रानी थी चेन्नम्मा, वो किट्टूर की रानी थी। किट्टूर एक तालुक था ना बेलागवी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ की रानी थी, उन्हीं के नाम पे फिर रखा गया है। तो देख रहे हो, इसको एक वैसा भी सोशल वाला भी एंगल देख के इन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट में जो है तालुक है किट्टूर, उसी के नाम पे पूरा एरिया का नाम जो है किट्टूर कर्नाटका रख दिया, रानी चेन्नम्मा, ठीक। याद रखना, ये पूछ सकते हैं। अब ये एक पर्सनालिटी आई तो इनका भी आपको बैकग्राउंड पढ़ना चाहिए। अब देखो आसान नहीं है, लेकिन एक गाइडेड उसमें आप चलोगे
तो जो इंफॉर्मेशन पूरा वर्ल्ड है, आप गूगल तो नहीं बन सकते ना, लेकिन एक तरीके से पढ़ो जो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, आपने एग्जाम का अगर एनालिसिस कर रखा है तो उसके हिसाब से पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी। अब जनरल स्टडीज पेपर 2 पे आ जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा नाम है इसका, ठीक। इसका ये एक लॉ है, अमेरिका का लॉ है, कानून है, अमेरिका का कानून है, जिसमें ये कहता है कि अमेरिका के कुछ जो है एडवर्सरीज हैं, विरोधी हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जैसे कि ईरान, जैसे कि रशिया, ठीक। इन एडवर्सरीज से अगर कोई और XYZ जो है कंट्री अपना कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करता है, महत्वपूर्ण लेन देन करता है, जैसे कि इंडिया जो है रशिया से अभी S-400 खरीद रहा है, जो कि एक सरफेस टू एयर में मिसाइल करने वाला, जैसे कि इजराइल का आयरन डोम है ना, वैसे ही जो है एक कोई भी मिसाइल आ रही है तो उसको हवा में ही मार गिराने के लिए, ताकि धरती पर लड़ाई ना भारत की, तो उस जो है सिस्टम को बोलते हैं S-400, रशिया द्वारा बनाया गया और इंडिया खरीद रहा है रशिया से। मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है ये, सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये खरीद रहा है। तो इसको यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने बोल रहे हैं भाई साहब कि ये तो कैटसा के अंतर्गत एक जो है सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण लेन देन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है हम कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। और याद रखना, ये प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ना कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से नहीं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये लॉ तो सिर्फ यूएसए का है। यूएसए अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, तो उसमें ये इंडिया का ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ये माना जा रहा है। ये भी 3 कंट्रीज इसमें आते हैं इस एडवर्सरी वाले एक्ट के अंतर्गत। समझ में आ गई बात। अब लेकिन यहां पर एग्जम्पशन भी है, छूट भी है। छूट कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट दे सकता है यूएसए का, अगर उसको लगता है कि भाई साहब जैसे इंडिया है तो इंडिया के साथ में हमें, अगर इंडिया मान लीजिए कोई ऐसा कर भी रहा है ट्रांजेक्शन, लेकिन हमारे इंडिया से रिलेशनशिप खराब नहीं होनी चाहिए, तो वो ज्यादा महत्व देगा इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाए रखने के बजाय इसके कि वो प्रतिबंध लगाए, इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाए, वहां के ऑफिशियल्स का आने जाने में जो है रुकावट पैदा करे, इन सब के प्रतिबंध को नहीं लगाएगा। तो एग्जम्पशन कौन दे सकता है? अगर वहां पे एक स्टेटमेंट आया उसमें बोल दिया कि सेनेट कैन प्रोवाइड, नहीं प्रेसिडेंट, ठीक। अच्छा, यूएसए का आप लोग को मालूम है, यूएसए का जो पार्लियामेंट है वहां का, तो उसके 2 हाउसेज हैं, उसके नाम बता सकते हैं आप कौन कौन से हैं? अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक। तो बताइएगा कमेंट करके। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई कि अभी पुतिन जी आने वाले हैं दिसंबर में, $5.4 बिलियन का ये S-400 हम लोग, रशियन लॉन्ग रेंज है सरफेस टू एयर मिसाइल, हम लोग डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। और यूएसए को इसमें जो है काफ़ी खुजली हो रही है, इसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं भैया कि इंडियन ऑफिशियल और इकोनॉमी के खिलाफ ट्रेड वेड में हमें कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए। काटसा के अंतर्गत मिलिट्री एंगेजमेंट अगर किसी तरीके का भी होता है, सैन्य अगर कोई आप चीज़ें जुड़ाव कर रहे हैं ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया से, तो यूएसए को दिक्कत होने लगती है। यूएसए, और ये एक तरफा प्रतिबंध है, यानी कि यूनिलेटरल सैंक्शंस हैं यूएसए के अपने। इसमें सेक्शन आप धारा अगर 231 में देखोगे तो रूसी सरकार से कोई अगर आप इंटेलिजेंस ऐसा सामान खरीदो तो दिक्कत होती है उनको, ठीक, वो मना करते हैं। और 235 अगर धारा देखो इस अधिनियम के अंतर्गत, तो 12 ऑप्शन, मतलब इसमें आपको फिर लोन नहीं मिलेगा, यूएसए से नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आपको लोन नहीं मिलेगा, गुड्स टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर नहीं होगा, ऑफिशियल्स भी आ जा नहीं सकेंगे, ये वाली चीज है, ठीक। तो आपका ये रोकने के लिए, हालांकि यहाँ पे अब देखिए एग्जाम्पशन दिया गया है, राष्ट्रपति जो है प्रतिबंधों को माफ कर सकते हैं अगर वो ये कहते हैं, उनको प्रमाणित करते हैं कि प्रतिबंधों की छूट अमेरिका के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा हितों में। मतलब यहाँ पे भी बात यही है कि अगर इंडिया को वो प्रतिबंध नहीं लगाएं क्योंकि ये हमारे लिए यानी यूएसए के लिए वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, और जो है चाहे तो फ्यूचर डिपेंडेंस अगर वो इंडिया जैसे है या फिर कोई और कंट्री, वो ये प्रॉमिस भी करे यूएसए को कि जो ये एडवर्सरी कंट्रीज है जैसे कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, हम इनसे फ्यूचर में धीरे धीरे डिपेंडेंस कम करते जाएंगे। तो इस जो है वादे पर और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को देखते हुए यूएसए के प्रेसिडेंट साहब जो है कैटसा के अंतर्गत प्रतिबंध नहीं लगवाएंगे। समझ में आई बात, ठीक। कोई भी डाउट हो सिंपल आइए कमेंट बॉक्स में पूछिए,
और नहीं तो टेलीग्राम पे जुड़िए, पूरे टाइम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपस में पूरी बात करना। देखो एक स्टडी, ये नाम कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस क्यों रखा गया मालूम है? क्योंकि जो काबिलियत जो होती है ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जितनी भी काबिलियत, जितनी पढ़ाई, जितनी भी शिक्षा आप आपस में बांटेंगे, ये उतनी ज़्यादा ही बढ़ती है। ठीक, तो हमेशा डिस्कशन पे जोर दीजिए और हेल्दी डिस्कशन होगा। बिल्कुल आप आइए यहाँ पे, किसी भी तरीके का जो है ख़राब डिस्कशन अगर होगा तो यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। स्टडी रिलेटेड पूरी जो है जानकारी यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को बढ़ावा दिया जाएगा। आप लोग का सिलेक्शन मेन हो, ये इस बात पे जोर दिया जाएगा। जीएस पेपर 2 का ही अगला जो टॉपिक है सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से, वो है कि फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जबरन विस्थापित व्यक्ति। ज्योग्राफी एनसीईआरटी में माइग्रेशन आपने पढ़ा होगा। लोग माइग्रेट करते हैं दो रीजन से, एक होता है पुश फैक्टर, ठीक, एक तो सोर्स जगह हो गया, दूसरा डेस्टिनेशन हो गया। समझिए, सोर्स पुश फैक्टर, यहां से आपको कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक, तो आप यहां से निकले, अब दिक्कत हो रही है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। यहां पे जो रीजन दिया गया है यूएनएचसीआर के द्वारा, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक, इन्होंने कहा है कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से यहां सोर्स से, ठीक, निकल रहे हैं लोग, वो है वायलेंस, हिंसा, असुरक्षा। भैया यहां पे ठीक नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है, निकलो यहां से। और इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, फ्लडिंग हो रही है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, समझ रहे हो, सूखा पड़ रहा है, ठीक, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये जो है पुश फैक्टर, यहां से निकलने के लिए जो है और यहां जाने के लिए, तो इन्होंने, ये आपका यूएनएचसीआर ने बोला है कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से यहां से लोग निकल रहे हैं। और ये कौन सी सोर्स जगह है जहां से सबसे ज्यादा निकल रहे हैं? वो है अफ्रीका, ठीक। और जो है अभी कुछ दिनों में देखा गया है, कुछ महीनों में, कि अब म्यांमार जहां पे मिलिट्री गवर्नमेंट बनी हुई है और अफगानिस्तान जहां पे तालिबानी गवर्नमेंट बनी हुई है, वहां से भी लोग भाग रहे हैं, अपने आप को विस्थापित कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये कौन से माइग्रेशन हुआ? पुश माइग्रेशन। दूसरा होता है पुल माइग्रेशन। पुल माइग्रेशन, अगर डेस्टिनेशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो वहां पे भी आप डेस्टिनेशन, ज्यादा अच्छी शिक्षा, ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा बढ़िया जो है क्लाइमेट है, तो आप वो भी जा सकते हैं। तो ये माइग्रेशन का दूसरा वो होता है, ठीक। तो यहाँ पे पुश वाला ज्यादा है कि भैया यहाँ से निकलो, नहीं तो जो है जीवन अधर में आ गया है। तो यूएनएचसीआर की मिड ईयर ट्रेंड रिपोर्ट जो आई, उसमें उन्होंने बताया कि करीबन 8.5 करोड़ लोग इंटरनल, आंतरिक डिस्प्लेस हुए हैं, आंतरिक विस्थापन हुआ है पिछले 6 महीनों में, ठीक। 2021 की ही सिर्फ बात हो रही, 8.5 करोड़ लोग यार, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये। और लोग जो है कई सारे अफ्रीका में से, और कोविड-19 की वजह से भी काफी दिक्कत हो रही, लोग असाइलम नहीं दे रहे हैं, उनको लग रहा है यार आ रहा है वहां से, पता चला कोविड फैला दे हमारे यहाँ, तो असाइलम भी नहीं मिल पा रहा, शरण भी नहीं मिल पा रही है। डीआरसी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अगर आप अफ्रीका का देखोगे तो बीच में पड़ता है, और इसको 2 बार एक रिवर काटती है यहाँ से। बताइए क्या नाम है? ये क्वेश्चन पूछ चुका कई बार, ठीक। प्रीवियस क्वेश्चन प्लीज लगाइए, मैं याद दिलाता रहता हूँ आपको। ये रीजन यही है कि वहां से क्वेश्चन आगे कैसे आ सकते हैं, इसका आपको अंदाजा लगता है। कम से कम वो तो तैयारी करो, बाकी जो नए आ गए उनके लिए तैयारी कर लेंगे। मैक्सिमम तो आपको कट ऑफ पार करना है ना यहाँ पर, ये चीज़ है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस हुए हैं, फिर इथोपिया से 1.2 मिलियन, और उसके बाद अभी म्यांमार, अफगानिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है लीव कर रहे हैं अपनी कंडीशन पे। यूएनएस, आपका होमवर्क है, यूएनएचसीआर से संबंधित आप लोग को जानना है वेबसाइट पे, वहाँ पे क्या पढ़ना है? अबाउट अस, ठीक, अबाउट अस पढ़िए। और टेलीग्राम चैनल जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं आपको डालूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे आके खुद भी लिख सकते हैं, और फिर मैं उसमें से भी चूज करके जो बेस्ट आंसर आएगा वो भी दूंगा, नहीं तो जो है आपका मैं खुद भी आंसर दूंगा। अच्छा, जो बेस्ट कमेंट करेगा, जितना भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ सबके, उसको मैं यहाँ पे पिन्ड कर दूंगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से, और ये जीएस पेपर 3 जो है उसका सिक्योरिटी इश्यूज में एक टॉपिक है, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो नक्सलिज्म किस में आता है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कम्युनिज्म का जो है उसका जो है एक्सट्रीमिज्म, बहुत ज़्यादा जो है लोग एक्सट्रीम हो गए हैं, मार धाड़ में विश्वास रख के अपना
अपनी बातों को पूरा कराना चाहते हैं, तो नक्सलिज्म भी उसी में आता है और इंपॉर्टेंट है। नक्सलिज्म इस बार पूछ सकता है यूपीएससी मेंस में भी और यूपीपीसीएस के मेंस में भी। अभी सिर्फ यहाँ पे देखिए जो कंटेक्स्ट है, जो संदर्भ है, वो ये है कि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में कई टाइम से 2018 से अगर आप देखो लगातार ये जो स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक, आपका झारखंड हो गया, इस लगातार नक्सल जो है पुलिस वालों को मार रहे थे, ठीक, कभी कितने मार दिए, कभी कितने मार दिए। तो अभी क्या हुआ, महाराष्ट्र में जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, बॉर्डर पे है ये, सुकमा और दंतेवाड़ा वाला एरिया, बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी टोपोग्राफी है, आराम से छुप जाते हैं ये नक्सली, और जो है अपने मन मुताबिक वहाँ की टोपोग्राफी उनको बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो हमला करते हैं फिर छुप जाते हैं। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, गोरिल्ला वॉर कहते हैं। जब आप सामने वाले मान लीजिए 10,000 हैं और आप खाली 100 हैं, तो आप सामने भिड़ेंगे तो मर जाएंगे, ठीक। ये एसिमेट्रिकल वॉर है, सिमेट्री नहीं है दोनों के बीच में, तो आप क्या करोगे, छुपे रहो, ठीक। जब ये जो है 10-10 के टुकड़ी में या फिर 100-100 के टुकड़ी में निकले, हमला करो और फिर छुप जाओ, ठीक है ना। तो ये भारत में जैसे नक्सली कर रहे हैं, वैसे पाकिस्तान जो है टेररिज्म के थ्रू इंडिया को मतलब करता है, मारता है। उसको पाकिस्तान क्या बोलता है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ये उनकी पॉलिसी है टेररिज्म फैलाने की, ठीक है ना। सामने तो पिट चुके हैं कई बार, तो ऐसे आए, छुपो और फिर मारो, फिर जो है छुप जाओ, यही सब। तो नक्सली भी यही करते हैं, गोरिल्ला वॉर कहते हैं इसे। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में अभी ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेशन में, तो आप लोग जो है वहाँ से इसको निकाल सकते हो। तो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, अपना रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन वीडियो भी जरूर देखिए। आज आपने देख लिया तो अगली बार 1.5x पे देख लेना, ठीक। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में 26 नक्सली जो है कम से कम किल्ड किए गए हैं महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, ठीक। ये चीज अच्छा पता है, ग्रे हाउंड नाम से एक फोर्स है नक्सलियों को मारने के लिए, और कोबरा, ये बताइए किस किस स्टेट्स की, ठीक। तो इन दोनों के बारे में बताइएगा। और ये काफ़ी ऐतिहासिक है कि इतने सारे लोगों को मारा गया। आपका मार्डिन टोला जो फॉरेस्ट है कोरची गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे C60 पुलिस कमांडो की टीम गई और वहाँ पे तलाशी अभियान चल रहा था, तभी नक्सलियों से जो है सामना हो गया और जो है उनको मार गिराया गया महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा, C60 पुलिस कमांडो की टीम, ठीक है। और यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ की सीमा पे स्थित है अला जिला गढ़चिरौली, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा जो एरिया है उसमें नक्सली जो है ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। आप समझ लो एक तरीके से, वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा वहीं पे कैपिटल टाइप का समझ लो कि नक्सलियों के लिए है, ठीक। और डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ये चर्चित है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट नक्सलाइट के पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के लिए, जो घने जंगलों में छिपे रहते हैं, हमला करते हैं, फिर जाकर छिप जाते हैं हिल्स में। लगातार देखो पिछले कुछ सालों से 2018 में 8 CRPF मार दिए, 15 मार दिए। अच्छा ये छोटा छोटा लिख के आ रहा है, तो आप लोग एक काम करना, कम से कम 360 रिजोल्यूशन में तो देखो, सब कुछ दिखेगा, ठीक। 480 है, उसके ऊपर जितना चलेगा वो बढ़िया है। तो ये अप्रैल में अभी 2021 में ही देखो आप 22 लोग मार दिए गए थे, 17 सिक्योरिटी पर्सनल 2020 के मार दिए गए थे। तो अब ये जो है इन्होंने यहाँ पे हमला किया है, और इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में ये है, कोरची आपका गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में। नक्सल नाम कहाँ से आई है बताइए, नक्सल नाम कहाँ से आया इसके बारे में। बाकी मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहेंगे तो इस पर वीडियो लाने की कोशिश की जाएगी। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 का ही स्पेस साइंस से संबंधित, नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। पहला क्वेश्चन है कि हम कौन सी आकाशगंगा में या फिर गैलेक्सी में रहते हैं बताइए, ठीक। अभी क्या हुआ है, इवेंट होराइजन एक टेलीस्कोप है, साइंस का है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, M87, ठीक। ये एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मैसियर 87, M87। उस गैलेक्सी आकाशगंगा के सेंटर में एक जो है आपका इमेज ली गई, किसके द्वारा, 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा। इवेंट होराइजन अभी समझाऊंगा ये सब चीज़ें, बिल्कुल जो साइंस के नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, डोंट वरी, सब कुछ चीज़ें एकदम आसान भाषा में यहाँ पर समझाई जाएगी। तो इस गैलेक्सी के सेंटर में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने जो है फिगर ली, जो कि एक सुपर ब्लैक, सुपर मैसिव, बहुत बड़े जो है ब्लैक होल की जो है तस्वीर बताई गई। 2019 में ये वाकया हुआ, ठीक।
लेकिन अब यहाँ पर एक नई जो है इस पे एनालिसिस आई है जो कि ये कहती है कि भैया ये ब्लैक होल जो आप समझ रहे हो इतना बड़ा, यानी कि जैसे अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो जो हमारा सूरज है, सन है, उसके द्रव्यमान के 6.5 अरब गुना है। 6.5 गुना नहीं, 6.5 अरब गुना है, बिलियन टाइम्स है। तो इतना बड़ा ब्लैक होल है। ठीक है। और हमसे जो है अर्थ से जो है आपका 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, बहुत दूर है। ठीक, बहुत बहुत दूर है। तो इतना जो है ये बात पहले बताई गई, लेकिन फिर अभी जो नई एक इसका मतलब मेंशन भी किया गया 2020 के नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में मिला उसमें इसका मेंशन भी किया गया कि एक इतना बड़ा ब्लैक होल कभी देखा ही नहीं गया, काफ़ी बड़ी वो है। लेकिन अभी एक फिजिकल जर्नल सी है यूरोप का, उसने एक और वैकल्पिक स्पष्टीकरण दिया। उसने बोला कि देखो ऐसा है, इतना बड़ा ब्लैक होल जो है पाया जाना हो सकता है कि ये सिर्फ एक ब्लैक होल ना हो बल्कि एक नेकेड सिंगुलैरिटी विद ए ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल हो। ठीक, अब घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, जितना चाहिए ना एग्जाम को पार करने के लिए उतना ही बताऊंगा। गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय मोनोपोल के साथ नग्न विलक्षणता वाला। ठीक, अब कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, ये तो नाम है यार, हमें तो खाली वो देखना जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो ब्लैक होल क्या है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, ये सब जो बातें चल रही हैं इसमें खाली गैलेक्सी पूछ सकता है कौन सी है, M87 है। और इसमें जो इवेंट होराइजन ये सब बात हो रही है ना, इसके बारे में समझा देता हूं। ब्लैक होल जो होता है, ये इसको आप ऐसे समझ लो, ये ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत ज्यादा जो है आपकी ग्रेविटी होती है। इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती कि लाइट भी इसको पार नहीं कर पाता, एक बार इसमें फंसा तो गया। ठीक, इसलिए इसका एरिया इसके आसपास का दिखता नहीं है। ठीक है, तो यही चीज बोली गई है। ये इतना बड़ा, सन से तो बहुत ही बड़ा स्टार होता है जब वो कभी, जो हमारा सूरज है, सूरज भी एक स्टार है, तारा है यार, क्योंकि उसकी अपनी लाइट है। तारा कौन होता है? जिसकी अपनी लाइट होती है, जो अपने स्वयं से चमकता है, उसको तारा बोलाता है। ये बेसिक डेफिनेशन याद है ना, एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक, तो उस जो सूरज की तरीके से कोई बड़ा कोई तारा हो, जब उसकी जिंदगी का आखिरी टाइम बताने की वृद्धावस्था में आ जाता है, तो वो क्या है, उसकी सतह अपने खुद की ग्रेविटी में ही जब कोलैप्स होने लगता है अंदरूनी अपने अंदर ही, तो वो जो प्रोडक्ट बनता है, तो मोस्ट जो एस्ट्रोनॉमर है उसको क्या कहते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं, क्योंकि इतना ग्रेविटी इसकी तेज हो जाती है कि ये लाइट भी इसको अपने अंदर समेटने लगता है और इसकी वजह से ब्लैक दिखाई देता है जब हम देखते हैं इसको। ठीक, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है जो है कोर। ठीक, एक तो होता है कोर जिसको जो है सिंगुलैरिटी यानी कि विलक्षणता भी बोला जाता है। तो इसमें तो सारी चीजें ऐसे जा रही है, ऐसे बिल्कुल जो भी आया वो सब इसके अंदर चला रहा है, बिल्कुल ब्लैक है। ठीक, और इसके इर्द गिर्द पूरा यहाँ पे इसके ये जो एरिया है ना बीच में, ये एरिया कुछ भी नहीं दिखाई देता है इसमें। ठीक, और इसका जो कोने का एरिया है, ठीक, थोड़ा और इसको देखो, यहाँ पे फोटो भी है, कोने का एरिया जो दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। ठीक, जो क्षितिज है उसके बाहर का तो आपको ये सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन इसके बीच में कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है आपका, इसको इसके जो बॉर्डर है उसको इवेंट होराइजन बोलते हैं। जो कोर है इसमें तो भैया बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, पूरा गुरुत्वाकर्षण इनफाइनाइट होता है, बहुत ही डेंस है, रेमनेंट मास होता है, और तुरंत जो है इसमें जो भी चीज आती है, इवन लाइट भी आ जाए तो इसको अपने अंदर समेट लेती है। ठीक, तो अभी कुछ तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। नया चैनल है, आपका चैनल है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। ठीक, तो इसको जो है आप लोग आगे बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए। ठीक है, तो देखिए यही सारी चीज़ बताइए कि ये आपका कोर हो गया, ये इवेंट होराइजन हो गया, इसके बीच में कुछ भी नहीं दिखता, ये बहुत डेंस होता है, इनफाइनाइट यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण होता है, लाइट भी आ जाए तो इसके अंदर गई। ठीक, कौन से वाले ये आपका गैलेक्सी में पाया गया, मैसियर 87 पे। भारत, ये अर्थ जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का हिस्सा है, ये आप लोग से क्वेश्चन किया गया है, जरूर पढ़ाइएगा, जरूर जो है कमेंट करिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी स्पेस साइंस से संबंधित है, डार्ट मिशन। अब नासा क्या कर रहा है, जैसे जैसे अर्थ है, अर्थ पे कई सारे जो है क्षुद्र ग्रह या फिर उल्कापिंड जो है आके टकराते रहते हैं। ठीक, अब नासा ने क्या किया है, एक जो है स्पेसक्राफ्ट बनाया है जिसका नाम रखा है डार्ट। डार्ट क्या होता है, वो एरो होता है ना जो उस पे हम लोग फेंकते हैं, मारते हैं, वही चीज है।
वो छोटा जो होता है ना तीर टाइप का, हाथ में पकड़ के फेंक के मारते हैं ना यार, तो वो वाली चीज है। वैसा ही ये है, जो भी क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड कोई आ रहा है अपने अर्थ की तरफ, तो उसको ऊपर मार दो इसे। तो वो यहां आ रहा था अर्थ की तरफ भिड़ने लड़ने, ठीक, बहुत ज्यादा नुकसान करता है यार, क्रेटर वेटर बन जाते हैं, पूरे डायनासोर गायब हो गए थे, याद हो अगर आपने पढ़ा होगा तो। याद तो नहीं होगा, पढ़ा ही होगा, ठीक। तो इस तरीके से कोई टकराए ना, और जो है यहाँ पे विनाशकारी ना हो सके, तो डार्ट नाम का जो ये डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट है, इसमें क्या करेंगे कि उस क्षुद्र ग्रह पे मार देंगे, ताकि वो इधर आने की जगह मान लीजिए कहीं और डाइवर्ट हो जाए, अर्थ पे ना टकराए। ये वाली चीज है। इसी टेस्ट को जो है बोला जा रहा है डार्ट मिशन। किसका है, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका, नासा का है। क्या फुल फॉर्म है, डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट, ठीक। कब लॉन्च किया जाएगा, एक टेस्ट करने जा रही है नासा। पहला प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट होगा, ये मिशन होगा, कब होगा, 24 नवंबर को। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका 11:50 AM सुबह होगा, ठीक। तो मेन एम वही है कि अपना ऐसी टेक्नोलॉजी करो कि कोई क्षुद्र ग्रह या फिर जो एस्ट्रॉइड है वो धरती से ना टकराए। किस स्पेस क्राफ्ट पे जा रहा है, स्पेस एक्स का फैल्कन 9 से जा रहा है, कैलिफोर्निया से लॉन्च होगा। कौन सा है, वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से, ठीक। और जो टारगेट है इस स्पेस क्राफ्ट का वो क्या है, एक डिमॉर्फस है, मूनलेट है, ये स्मॉल मूनलेट छोटा सा, जिसका नाम है डिमॉर्फस। उसको टारगेट बनाया जा रहा है इस वाले टेस्ट में, ठीक, याद रखना। और इसका जो डायमीटर, जो व्यास है, वो 160 मीटर का है, ठीक है, 160 मीटर का व्यास है। और इससे कोलाइड करेगा करीबन 11 मिलियन किलोमीटर अर्थ के दूरी पर, ठीक है ना। ये नहीं कि बिल्कुल बगल में ही कर दिया तो पत्थर उत्तर सब तो वो भी टकरा गया। अच्छा, डिमॉर्फस जो है आपका, ये एक और बड़ा एस्टेरॉइड है डिडिमोस, उसका जो है उसको ऑर्बिट करता है ये, ठीक। एक बड़ा ये है डिडिमोस, ठीक। और इसको जो डिडिमोस, ठीक है, और इसको जो है ये ऑर्बिट करता है, छोटा सा ये जो है डिमॉर्फस, इसको जो है इस पे कोलाइड कराया जाएगा और फिर दिखाएगा भैया कितना इसको जो है हम इसकी परिक्रमा को चेंज कर पा रहे हैं। और ये डिडिमोस जो है भाई साहब बहुत बड़ा है, ये तो देखो छोटा सा, ये तो इतना बड़ा, ये 780 मीटर का है, ठीक। और डिमॉर्फस क्या है, मूनलेट है, छोटा सा 160 मीटर का। इसके ऊपर डार्ट का टेस्ट किया जा रहा है नासा के द्वारा, स्पेस के फैल्कन, स्पेस एक्स का कौन सा है, फैल्कन 9 रॉकेट पे किया जाएगा, इसको भेजा जाएगा, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 से, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इश्यूज से है ये। यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत अच्छी है, मज़ा आ जाएगा आपको। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या फिर उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा। अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पहला ऑपरेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर, समझ में आ रहा है, निजी सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक। पहली ऑपरेशनलाइज्ड 13 नवंबर को ये लॉन्च किया गया लखनऊ में, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या फिर गलियारा, पहली संचालित निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माण, मतलब डिफेंस से संबंधित जो चीजें हैं वो प्राइवेट वालों के द्वारा बनाया जाएगा। एक पूरा कॉरिडोर है, इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट भी जुड़े हुए हैं, इसका उद्घाटन किया गया। ये एरोलॉय टेक्नोलॉजीज जो है उसके द्वारा फैसिलिटी चलाई जाएगी, और ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है पीटीसी इंडस्ट्रीज की। पीटीसी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत एरोलॉय टेक्नोलॉजी काम करती है, वो इसको संचालित करेगा, चालू करेगा। और ये लोग क्या बनाएंगे, एयरक्राफ्ट के इंजन के, हेलीकॉप्टर के इंजन के, ड्रोन, यूएवी, इन सबके पार्ट, सबमरीन, अल्ट्रालाइट आर्टिलरी गन्स, ठीक है ना, हॉर्विट्जर्स, स्पेस लॉन्च व्हीकल, स्ट्रेटजी सिस्टम, इन सबके जो भी उपकरण है, टूल है, कोई पार्ट है, वो सब कौन बनाएंगे, यहां पर इस डिफेंस कॉरिडोर में बनाए जाएंगे, ठीक। और इसके साथ ही साथ एक और इंटीग्रेटेड मेटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। भैया मेटल भी तो चाहिए। अब स्पेस में आपने कई बार स्पेस का वो सैटेलाइट देखा होगा, गोल्ड का बनता है मेरे भाई, उसी तरीके से टाइटेनियम चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड रॉ मटेरियल इन सबका तैयार करने के लिए मेटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी, जो कि पीटीसी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ही आती है। और भी कई सारे एग्जॉटिक जो एलॉयज हैं एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए, हवा में जो हवाई जहाज़ों के लिए एप्लीकेशन अनुप्रयोग होंगे जिनका, उनको भी बनाया जाएगा। मेटल भी तो चाहिए यार, ठीक। ये सारी चीज़ें पार्ट भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे।
अच्छा, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है यूपी का। वैसे तो मतलब इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर का पूरे भारत में ये यूपी में है, बनाया जा रहा है। और इसमें यह है कि हमारे बाहर से चीज़ें कम खरीदना पड़े। क्यों? क्योंकि एक तो भैया सिक्योरिटी इश्यूज हैं, पता नहीं क्या चीज़ें कैसी बनाए क्या, फिर उसके बाद खर्चा होता है, हमारा फॉरेक्स डॉलर में पेमेंट होता है, इंडियन रुपी तो ना कोई लेता है, तो इम्पोर्ट का खर्चा ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा उसमें होती हैं खर्चा। तो इसको कम करने के लिए हमारा ये यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं। साथ ही साथ 2018 में हमें अच्छी फंडिंग इन्वेस्टमेंट मिल गया था, तो हमने चालू कर दिया था। इसके 6 नोड हैं, ये जो आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश का जो है ये मैप है, 6 नोड हैं। इनको याद कराने के लिए बहुत अच्छी मैंने आप लोग लिए बनाई हैं 2 ट्रिक हैं। अलीगढ़, आगरा, झांसी, लखनऊ, कानपुर और चित्रकूट, इन जगहों पे ये कॉरिडोर है पूरा, जहाँ पे डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, प्राइवेट वालों के द्वारा बनाए जाएंगे, एरोलॉय पीटीसी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत काम करेंगे। इनको याद करने के लिए, ठीक, जो इनका पहला लेटर है उससे मैंने 2 बनाए हैं। या तो देखो काजोल, सभी लोग जानते हैं कौन है, ठीक, तो काजोल में कानपुर, आगरा, अलीगढ़, ठीक, झांसी, अब ये ओ जो आ रहा है ये चित्रकूट वाला ओ है या फिर सी से मान सकते हैं, और एल यानी कि लखनऊ। अगर काजोल भी नहीं पसंद आ रही, याद नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, चित्रांगना ने काजल लगाया, अब तो याद आ गया, याद हो गया कि नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज है, चित्रांगना से सी हो गया, जो आपका चित्रकूट, चित्रकूट, और काजल कानपुर, आगरा, झांसी, अलीगढ़, लखनऊ, ये तो याद हो गया होगा ना, ठीक। तो ये वाली चीज है। अगला जो हमारा टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 का इकोनॉमी एग्रीकल्चर संबंधित लैंड रेसेस, ठीक, लैंड रेसेस से संबंधित है। अभी क्या है कि एक राही बाई पोपोएरे, ठीक, इनको पद्मश्री मिला। क्यों मिला? क्योंकि इनको पद्मश्री मिला, इनको वैसे बोला जाता है सीड मदर, सीड मदर बोला जाता है, क्योंकि ये सीड्स प्रोवाइड करती हैं, जो मतलब ऐसी कोई भी क्रॉप्स हैं, फसल हैं जो ज़्यादा करी जाती हैं किसी एरिया में, जैसे महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे सीड्स की प्रोवाइड ये करती हैं, वो भी अच्छी सीड्स की, ज़्यादा अच्छी उपज होती है जिससे। तो अकोले तालुका अहमदनगर में महाराष्ट्र में ये सीड मदर हैं, जिनका असली नाम है राही बाई, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? ठीक, कुछ तो किया होगा उन्होंने अच्छा, ठीक, जो सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है। देखिए, इनको पद्मश्री अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने कई सैकड़ों लैंड रेसेस, अभी भी नहीं समझ में आ रहा लैंड रेसेस क्या है, सुनिए। जो भी फसल आप कर रहे हो, जैसे कि गेहूं आप कर रहे हो, मान लो, ठीक, गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा बहुचर्चित फसल है, ज़्यादातर जो कॉमनली लोग लगाते हैं। इस फसल में कुछ चीज़ों को बढ़ावा देने, कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो, अलग अलग वैरायटी के गेहूं आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी अनुवांशिक इंजीनियरिंग कर देते हैं, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देंगे, या फिर चयनात्मक प्रजनन कर देंगे, यानी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग, हाइब्रिड कर देंगे। तो एक गेहूं का कोई एक चीज़ उपज या फिर किसी एक डायरेक्शन में इसको बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ों में तो इंसानी हस्तक्षेप हो रहा है ना, लेकिन उन जो वीट नेचुरली उगता है, ठीक, ऐसी कॉमन फसलें कल्टीवेट जो करी जाती हैं, जिनका जो है नेचुरल जो अकरिंग है, जो अपने आप से सार्वजनिक रूप से जो बनता है होगा, उसको सेव करने में बहुत ज़्यादा बड़ा जो है इन्होंने योगदान किया, ठीक। लैंड रेसेस इन्हीं को कहते हैं, वाइल्ड वैरायटीज ऑफ कॉमनली ग्रोन क्रॉप, जो जंगली वैरायटी। जैसे हम लोग कहते हैं अरे यार ये जैसे आजकल आप देखते हो ना, बेर आया, हाइब्रिड बेर है, तो कहते हैं अरे नहीं यार, जो असली वाला बेर होता है ना, जो देसी जो जंगली वाला, वो बेस्ट होता है, कहते हो ना, ठीक। तो वैसे ही है बात। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके की सैकड़ों जो है लैंड रेसेस बचाई हैं, जिनको कॉमनली जो है ग्रोन किया जा रहा है, लेकिन जो उसका नेचुरली जो मतलब आता है हमारे यहाँ, उसको उन्होंने बचाने में मदद करी। इसीलिए जो राही बाई पोपेरे हैं, इनको पद्मश्री मिला है। लैंड रेसेस क्या है, समझ में आ गई चीज़। और बेर वाला एग्जाम्पल मेरे ख्याल से याद आप लोग को रहेगा, बेरी के बेर नहीं तोड़ेंगे आप, ठीक, कांटा वाटा नहीं लगेगा। ग्रोन क्रॉप जो भी होती हैं, हाइब्रिड से बचा के उनको जो है नेचुरली वाले को बचा के रखती हैं, ठीक। क्योंकि जो हाइब्रिड क्या करते हैं भाई, कि उसको फुला दो, ज़्यादा कर दो, ज़्यादा रस आ जाए, वो ख़त्म हो जाता है उसका चीज़। और अगर जैसे इन्होंने क्या है कि ये वो महिला है राही बाई, इन्होंने उसको बचाया, तो उसके जो जेनेटिक पूरा स्ट्रक्चर है, एक तरीके से ये जो जैव विविधता है ना, बायोडाइवर्सिटी, उसको सेफ गार्ड कर रही है। मान लीजिए जो हाइब्रिड बना के कोई आंवला बनाया, जो ये बेर बनाया गया, ठीक, अब कोई ऐसा पेस्ट लगा, कोई ऐसा कीड़ा लगा कि इसने पूरी की पूरी फसलें ही खराब कर दी,
तब जानते हो क्या होगा, तब ये सारे हाइब्रिड वाले किसके पास पहुंचेंगे, राही भाई जी के पास। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सेव कर रखा है ओरिजिनल चीज। जैसे हम लोग काओ में करते हैं ना, गोकुल मिशन और ये सारे चल रहे हैं, उसमें क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारी जो इंडिजिनस जो स्वदेशी जो गाय है उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर सही करें फिर से, ठीक, ताकि जो ओरिजिनल है वो बचे। क्योंकि ज़्यादातर गाँव में भी क्या है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिल जाए बस इसी पे चल रहा है। तो उनमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा करके कोई ऐसा पेस्ट आ गया कि पूरी वाइप आउट हो गई, तो क्या करोगे, महामारी फैल गई, फिर क्या करोगे? तो तब जो है यही काम आएगा, ठीक है ना, यही जो असली जो नेचुरल चीज़ें वही काम आएंगी, जैसे ऑर्गेनिक होता है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए इन्होंने मदद करी है। और अभी आज के टाइम में आप लोग पता है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से साइंटिस्टों, पॉलिसी मेकर्स सबको दिक्कत हो रही है। किस तरीके से अजैविक जैविक दोनों लोग किस तरीके से क्या करेंगे कुछ पता नहीं है, क्या तनाव का सामना कर सकता है कुछ पता नहीं। तो नेचुरल जितनी चीज़ें होंगी वो ज़्यादा बढ़िया है एबायोटिक बायोटिक स्ट्रेसेस और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भी। तो नेचुरली अकरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनटैप्ड जेनेटिक मटेरियल है, वहीं से हमें जो है आगे के जो प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक, इस बार यूपीएससी ने जो है आपका ये सिविलियन अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछ लिया था। सबसे ऊपर आता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत में कौन सा है, भारत रत्न। फिर आता है पद्म विभूषण, ये मैंने ऐसे याद रखा क्योंकि मेरा नाम विकास है, तो वी से जो है सेकंड नंबर पे हो गया, भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण बचा, उसके बाद फिर पद्मश्री। इन्हीं दो में तो कंफ्यूजन होता है, तो ये तो निकाल लिया हमने। ये सारे सिविलियन अवार्ड्स हैं, सबसे ऊपर भारत रत्न है। और ये बताइए कि आप लोग को मतलब मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि ये होता है ना टाइटल्स और इन सबसे संबंधित जो भारत के संविधान में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 18, इसको आज आप लोग को लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी तरीके से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है, देखिए थोड़ा सा आज काफ़ी चीज़ आप लोग पहले था तो बतानी भी थी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, बट प्लीज़ जो लोग पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि ज़रूरी है, इसलिए जो है मैंने थोड़ा टाइम आज ज़्यादा लगा है, बट ये 30 मिनट के आसपास ही मैं इसको रोज़ खत्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक, कुछ अनाउंसमेंट जो है वो ये देख आप लोगों को ये तो पता ही है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी स्टडी रिलेटेड ही हो प्लीज़, और बाकी जो अगर किसी तरीके की भी जो है अनवांटेड कॉल्स आए तो तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। 965450347272 नंबर है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डिस्कशन ग्रुप भी इसका ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको होमवर्क के सारे आंसर्स और डिस्कशन सब कुछ करने मिलेगा। मेंस की आंसर राइटिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी जीएस जनरल स्टडीज वाले पेपर से होंगे, 1 2 3 4 के। ठीक, फ्री वॉइस इवेल्युएशन मिलेगा, यहाँ पे फ्री मिलेगा, लेकिन जो पीडीएफ है, जो ये पीडीएफ आप देख रहे हो, ये अभी आज तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन इसका एक बहुत ही मिनिमल चार्ज होगा। उसके लिए मैं इंस्टा मोजो या फिर फोन पे के थ्रू जैसे भी कुछ है 4 5 6 रुपये होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसको आप लोग ले सकते हैं पूरे, आप जिस दिन चाहें उस दिन। अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो उसका 101 रुपये होगा, शगुन वाला टाइप का। ठीक, और ये जो अगर आप लोग कहेंगे तो जैसे मैंने ये पूरे बनाए जो है, इसी के अगर आप लोग कहो तो टेस्ट करने के लिए कि भैया कितना समझ में आया क्या नहीं आया, तो एमसीक्यूज भी चाहिए या फिर सिर्फ 1-2 एमसीक्यू चाहिए, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज 15 नवंबर से हम लोग नई इनिंग्स चालू कर रहे हैं। ये आपका अपना चैनल है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस, विकास सिंह तोमर जी के द्वारा, और ये मेरे द्वारा खाली मैं तो प्रेजेंटर हूँ, ठीक, फैसिलिटेटर हूँ, मेन चीज गाइडेंस देने वाला हूँ। आप लोग का सिलेक्शन होना, आप लोग भी जितना ज़्यादा बताओगे, डिमांड ड्रिवन होगा ये पूरी एक्सरसाइज, सप्लाई ड्रिवन नहीं। जैसे कई लोग है ना कि कई लोग मशरूमिंग कर रहे हैं, खाली डेटा पूरा फैला के फेंक दिया मुंह पे कि जो अपना देख लो, कोई गाइडेंस नहीं, कोई ऑर्गेनाइज्ड पढ़ाई नहीं। ठीक, दूसरा कोई बैठा हुआ पूरे टीचर्स ही कोई भी दे दे रहा है, कोई भी टीचर आके पढ़ाने लग रहा है, कोई क्लर्क भी आके पढ़ाने लग रहा है जिसने कभी कोई एग्जाम नहीं निकाला, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक, बिल्कुल क्वालिटी वाइज यहाँ पे पढ़ाई होगी पूरी, और आप लोग के लिए जो है आपके द्वारा जैसे भी आप लोग बताओगे डिमांड ड्रिवन रहेगा यहाँ पे। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, और जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।